हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इकोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर, दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। अब यार इकोलॉजी के बारे में पहले तो दो तीन बातें सुन लो। इकोलॉजी जब यूनिट स्टार्ट होती है ना, तो हम पहले से ही मन में बहुत सारी बात सोच लेते हैं, यार ये तो बोरिंग चैप्टर्स हैं, ये तो इजी चैप्टर्स हैं, इनको तो रीडिंग मार लेंगे तो ही हो जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम रीडिंग मार लोगे, समझोगे नहीं और क्वेश्चन हो जाएगा, तो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, आया पूरा एनसीईआरटी से ही है, पर थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है। तो ये जो यूनिट है ना, ये काफ़ी स्कोरिंग यूनिट होती है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि यूनिट स्कोरिंग है, तो ध्यान से ही पढ़ लो फिर अच्छे से, ठीक है। ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन में अगर मैं बात करूं तो बच्चों अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन तक बन जाते हैं, समझो। कभी ऐसा है कि एक क्वेश्चन भी आया है, 2 क्वेश्चन भी आए, ऑन एन एवरेज कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन भी आए हैं। तो अगर आप मान के चल रहे हो कि एवरेज 4 क्वेश्चन तक क्वेश्चन आ सकते हैं, तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में काफ़ी कुछ मज़ेदार फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन के। ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन चैप्टर स्टार्ट होते इन्होंने कुछ बेसिक बातें बता रखी हैं, जैसे इकोलॉजी क्या होता है, क्या है चीज़ें, ये सब जानते हैं। चलो, डेफिनेशन जो है यहाँ पर नोट्स भी है एज वेल एज एनसीईआरटी भी है, तो दोनों चीज़ें अपन पैरेलल कवर करेंगे। चलो, इकोलॉजी क्या है देखो। पहले आप समझने की कोशिश करो कि आपने 11th और 12th में जो पढ़ा है, 11th से आपने शुरुआत की। 11th में तुमने शुरू किया था सेल पढ़ना, सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, फिर ऑर्गन्स के बारे में तुमने पढ़ा। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपने ऑर्गन सिस्टम को डिटेल में पढ़ा। तो एक तरीके से आपने एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जाना। अब बेटा, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, क्या मैं अकेले जिंदा रह सकती हूँ? मतलब मैं हूँ, ठीक है, माइट बी पॉसिबल कि मैं अच्छा कमा लेती हूँ या कुछ कर लेती हूँ, तो मेरे को लगता है मैं तो अकेले रह सकती हूँ। पर क्या प्रैक्टिकली मैं अकेले रह सकती हूँ? तो मेरा जवाब होगा नहीं। मैं किसी ना किसी से इंटरेक्ट कर रही होंगी। माइट बी पॉसिबल मैं एक कमरे में रहती हूँ, मुझे लगता है मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं करती, बट रियलिटी में मेरा इंटरेक्शन कहीं ना कहीं अपने आसपास की लिविंग चीज़ों से भी हो रहा है और नॉन लिविंग चीज़ों से भी हो रहा है। अगर मुझे जिंदा रहना है, मुझे सांस लेने की ज़रूरत है, मैं पानी पी रही हूँ, लो जी, इंटरेक्शन हो गया मेरा अबायोटिक कंपोनेंट से। मेरे आसपास चिड़ियाएँ रह रही हैं, मैं उनको अगर दाना डाल रही हूँ, हम दोनों का इंटरेक्शन हो गया। मेरे आसपास डॉगी रहते हैं, उनको मैं रोटी दे रही हूँ, वो मुझे परेशान कर रहे हैं, तो ये हमारा इंटरेक्शन हो गया। गाय हमारे आसपास घूम रही है, गाय हमें मार भी रही है, इंटरेक्शन हो गया, है ना। तो भाई हर ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन है। इकोलॉजी क्या है देखो, इट इज़ द सब्जेक्ट, ठहरो भाई, ब्लैक लिया जाए, यस, सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म। पहला इंटरेक्शन तो आपका जो लिविंग है, लिविंग का लिविंग के साथ इंटरेक्शन क्या है। दूसरा, ऑर्गेनिज्म और उसके फिजिकल एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन कैसा है। देखो, दोनों बातें मैंने तुम्हें एग्जाम्पल देके कवर कर दी। मैं मेरे आसपास की चिड़िया, कुत्ते, गाय, इनके साथ इंटरेक्शन कर रही हूँ, मैं इंसानों के साथ इंटरेक्शन कर रही हूँ, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म हो गया। फिर जिंदा रहने के लिए आई एम टेकिंग एयर, आई एम टेकिंग वाटर, मुझे सनलाइट की भी ज़रूरत है। सॉइल पे भी मैं इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हूँ यार। अगर मैं पेड़ पौधे खा रही हूँ तो मैं इनडायरेक्टली सॉइल पे डिपेंडेंट हूँ। तो ये मेरा इंटरेक्शन हो गया किसके साथ? मेरे फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ। इन शॉर्ट, अबायोटिक और अबायोटिक का इंटरेक्शन, बायोटिक एंड अबायोटिक का इंटरेक्शन, सम टोटल आपका सब्जेक्ट बना देता है इकोलॉजी। आई होप इकोलॉजी की डेफिनेशन अपन को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, वही बात को उसने एक सिंपल सी लाइन में बोल दिया। ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ, ऑर्गेनिज्म का अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है, वही इकोलॉजी में आप पढ़ते हो। अब बेटा, ये 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट है। ये इंटरडिपेंडेंट है, ये इंटर रिलेटेड है और ये म्यूचुअली रिएक्टिव है। इसका क्या मतलब है सुनो। इंटर रिलेटेड, हम सब एक दूसरे से रिलेटेड है। शायद ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि हमें लगता है ह्यूमंस सबसे ऊपर हैं, बट रियलिटी ये है वी आर नॉट द सुपीरियर वंस, हम पार्ट हैं। तुम्हें पता है ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमें लगता है हम धरती के बनाए हुए सबसे बड़े भयंकर वाले इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म हैं और हम तो अकेले ही रह सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम
इस दुनिया को रूल नहीं कर रहे, हम इस अर्थ का पार्ट हैं। और ये फैक्ट हमें जितना जल्दी समझ आ जाए उतना ही बढ़िया है। तो खुद को रूलिंग पावर ना समझते हुए इस अर्थ का पार्ट समझ के ज़िंदगी जियो और काम करो तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो बेटा इंटर रिलेटेड कैसे हो गए? अभी मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बताया, मैं तुम इंटर रिलेटेड, मैं गाय कुत्ता बिल्ली इंटर रिलेटेड, मी विद एनवायरमेंट इंटर रिलेटेड। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट, अब यार कुत्ता मेरे पे ऊपर डिपेंडेंट है, मैं उसको रोज़ रोटी दे रही हूँ तो वो मेरे पे डिपेंडेंट है। वो मेरे घर के आसपास के चंगू मंगुओं को भगा देता है तो मैं उस पर इंटरडिपेंडेंट हूँ। हो गया ना हम दोनों का रिश्ता। तो भाई तुम्हारा रिश्ता सबके साथ है, समझ रहे हो? मैं और एयर, मुझे एयर चाहिए, हालांकि एयर को मैं नहीं चाहिए, बट ठीक है, इंटर रिलेटेड तो है, इंटरडिपेंडेंट भी है। म्यूचुअली रिएक्टिव, भाई दुनिया एक दूसरे के साथ म्यूचुअली रिएक्ट करके तो चलिए, मतलब ये तो गलत इशारा हो गया। म्यूचुअली रिएक्ट का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो एक दूसरे से किसी ना किसी चीज़ पर डिपेंडेंट है, तो म्यूचुअली तेरा भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा, ऐसा भी रिलेशन होता है। कभी कभी तू जा भाड़ में, मैं हूँ सब कुछ, जैसा अपन कर देते हैं, है ना? अपन बेचारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खा जाते हैं तो अपना फ़ायदा, उनकी बेचारों की मौत हो जाती है। जैसे कई कई एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर देयर इज़ अ म्यूचुअल रिएक्शन। तो ये तीनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, समझ गए? नेक्स्ट आते हैं इकोलॉजिकल हायरार्की। बेटा इकोलॉजिकल हायरार्की समझने से पहले थोड़ा तुम याद करो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबसे पहले आप एक टर्म पढ़ते हो, स्पीशीज। याद आया स्पीशीज क्या होता है? चलो याद कराती हूँ। स्पीशीज का मतलब होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ, इंपॉर्टेंट बात दो, एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ ही रिप्रोड्यूस करते हैं और इनका जो ऑफस्प्रिंग होता है, ऑफस्प्रिंग मतलब समझते हो, बच्चा, ये क्या होता है? फर्टाइल होता है। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम एक स्पीशीज में डालते हैं। एक बार दोबारा सुनो, मैं हूँ, इंसान हूँ, है ना? मैं कह रही हूँ मैं इंसान हूँ, तो भाई आई एम गोइंग टू रिप्रोड्यूस विद इंसान ओनली, है ना? तो मेरा जो बंदा होगा वो भी इंसान ही होगा, है ना? ऐसा तो नहीं भाई ज़्यादा मुझे कुत्ते पसंद आ रहे हैं तो कुत्तों के साथ ही चलो बच्चे कर लें, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना? सो अपन अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना? और अपना जो बेबी होगा वो भी फर्टाइल होगा। फर्टाइल का मतलब उसकी बॉडी में भी गैमेट बनेंगे, वो भी आगे जाके रिप्रोड्यूस करेगा। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को आप एक स्पीशीज में डाल देते हो, जैसे कि कुत्ता कुत्ता, सॉरी डॉग एंड बिच, कुत्ता कुत्ता कैसे हो सकता है यार? देन एक फीमेल मेल ह्यूमन, है ना? गाय और उसका वाला ऑक्स, है ना? तो समझ रहे हो तुम, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमने एक स्पीशीज में डाल दिया। तो बिल्कुल बेसिक शुरुआत हमारी किससे होती है? एक स्पीशीज से। ठीक है, अब आओ इकोलॉजिकल हायरार्की में सबसे पहला बंदा है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। देखो यार, मैं एक स्पीशीज को बिलोंग करती हूँ। कौन सी स्पीशीज है? ह्यूमन स्पीशीज, है ना? पर मैं एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हूँ यार, समझ रहे हो तुम? आई एम अ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, मैं एक इंसान। ठीक, अब मेरे आसपास देखो, मेरे आसपास, ये यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, वो भी पढ़ती जाती हूँ साथ के साथ। ऑर्गेनिज्म क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी इकोलॉजिकल हायरार्की की। जैसे मैं सबसे छोटी यूनिट हूँ। छोटी का मेरा मतलब यहाँ पर हाइट से नहीं है, यहाँ पे मेरा मतलब है कोई भी स्पीशीज, अगर आप डॉग स्पीशीज भी देख रहे हो तो डॉग स्पीशीज में भी एक इंडिविजुअल डॉग, एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब क्या होगा सुनो, मैं अकेली तो नहीं रहूँगी यार, यहाँ पर मेरे को और भी बंदे चाहिए, बंदियाँ भी चाहिए बात करने के लिए, बंदियाँ चुगलियाँ मारने के लिए, बंदे, समझ रहे हो तुम? समझ गए, है ना? सिमिलरली सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज अकेले नहीं रहती कभी भी। भाई तुमने स्पीशीज की डेफिनेशन ही क्या दी? रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाने वाले। तो रिप्रोड्यूस करने के लिए कोई तो चाहिए साथ में आसपास, है ना? तो मेरे आसपास के जितने भी बंदे बंदियाँ हो गए, जितने भी इंसान हो गए, हम सब मिलके क्या बना देंगे? पॉपुलेशन।
आसपास के जितने भी बंदे बंदियां हैं सब मिलके क्या बना देंगे, पॉपुलेशन। ठीक है, एक स्पीशीज की बात चल रही है यहाँ पर। अभी तक आप एक स्पीशीज के एक बंदे को ऑर्गेनिज्म कह रहे हो, खूब सारे उसी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म जो साथ में रह रहे हैं वो मिला के बना रहे हैं पॉपुलेशन। ठीक है, डेफिनेशन देखो, ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के एक ही एरिया में रह रहे हैं और इंटरब्रीडिंग भी कर रहे हैं। तुम ये तो मानते हो ना यार, हम आसपास वालों के साथ ही इंटरब्रीड करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना अभी मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं बिल्कुल ही मतलब अमेरिका के बंदे बंदियाँ या अफ्रीका के बंदे बंदियों से इंटरेक्ट करूँगी, मैं मेरे आसपास वालों से इंटरेक्ट करूँगी, है ना, गली मोहल्लों में, है ना, गली मोहल्ले जिसे अपन बोलते हैं, तो वहीं मेरे को कोई अच्छा लगेगा वहीं से शादी करूँगी, है ना, समझ रहे हो तुम। तो तुम मेजॉरिटी टाइम अपने आसपास के लोगों के साथ ही इंटरब्रीड करते हो, है ना। एक्सेप्शन तो होते हैं यार कुछ, कि कोई बंदा अफ्रीका की बंदी से शादी कर रहा है, बट नॉर्मली हम आसपास के बंदे बंदियों से ही इंटरब्रीड करते हैं। चलिए आ जाओ, अब ध्यान से सुनना। हमारी नज़र में कम्युनिटी की डेफिनेशन कुछ और होती है। तुम्हें पता है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ तुम्हारी कम्युनिटी को अपन हिंदी में समाज बोल देते हैं, तो हम तो बकवास करने लग जाएंगे। हमारे अकॉर्डिंग कम्युनिटी क्या होती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। वी हैव डिवाइडेड ह्यूमन पॉपुलेशन इन कम्युनिटी। बट बेटा बायोलॉजी तुम सबको कह रही है कि तुम सब इंसान हो ना, तो तुम पॉपुलेशन हो। कतई खुद को कम्युनिटी मत समझ लेना, समझ रहे हो। तो तुम किसी भी कास्ट के हो, तुम अभी पॉपुलेशन में ही आ रहे हो अगर बायो पढ़ रहे हो तो, है ना। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, मैं हूँ, आसपास मेरे डॉगी लोग हैं, मेरे आसपास गाय है, मेरे आसपास मच्छर हैं, मेरे आसपास मक्खियाँ हैं, मेरे आसपास छिपकलियाँ हैं, मेरे आसपास पेड़ पौधे, ये सब हम सब मिला के बनाएंगे कम्युनिटी। समझ रहे हो। दोबारा एग्जाम्पल देखो, ये मैं हूँ, ये मेरे आसपास के, मैं बना नहीं पाऊंगी यार, डॉग ही लिख देती हूँ मैं, है ना। मेरे आसपास बिल्लियाँ भी रहती हैं, और कौन रहता है, यस मेरे आसपास काऊ रहते हैं, कबूतर भी रहते हैं मेरे आसपास। तो मेरे आसपास दुष्ट मस्कीटो भी रहते हैं, और कौन रहता है, हाँ तुम समझ गए ना यार, है ना। प्लांट बनाना नहीं भूले भाई, ये भी रहते हैं। तो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। कैसे, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बता दिया। मच्छर मुझे काट काट के इंटरेक्ट करता है मुझसे, मुझे इसका इंटरेक्शन कतई पसंद नहीं है। मैं इसको मार के इससे इंटरेक्ट करती हूँ, ये भी बहुत बेकार इंटरेक्शन है। काऊ और मेरा इंटरेक्शन है, मैं काऊ को रोटी दूंगी, काऊ मेरे से प्यार से दूध देगी मुझे, है ना। दूध से तो यार बहुत कुछ मिलता है ना, कैल्शियम का सोर्स। कैट यार मेरे साथ, मेरा सच में रिलेशन कैट के साथ ये है, मैं कैट को दूध देती हूँ और वो बदले में मेरे ड्राइंग रूम को सड़ा के जाती है ना। मेरे आसपास कैट रहती है तो उसको हम दूध देते हैं और वो इतना गंदा सड़ा के जाती है, तुम मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। कैट के फीकल मैटर हद से ज़्यादा बदबू वाला होता है, तो हमारा इंटरेक्शन कुछ खास अच्छा नहीं। डॉगी लोग से मेरा काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहता है। आई रियली लव डॉग्स बड़े बढ़िया बंदे होते हैं, है ना। पर कभी कभी इनकी भी सटक जाती है, रोड पे चलते लोगों के पीछे भागने लग जाते हैं, ये भी पागल है। मेरा इंटरेक्शन प्लांट के साथ भी हो रहा है, मैं प्लांट खाती हूँ, प्लांट को पानी देती हूँ, तो इंटरेक्शन हो रहा है ना। हम सब मिला के कम्युनिटी बनाएंगे। अब देखो बेटा, ये अलग स्पीशीज़ है, 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 और मैं खुद एक अलग स्पीशीज़ हूँ। ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ जो कि एक जगह पे रह रही हैं, उनका एक दूसरे से इंटरेक्शन कम्युनिटी बनाता है। समझ रहे हो। तो आज से आप जो बायो के बच्चे हैं उनके लिए कम्युनिटी कतई रिलीजन बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। हमारी कम्युनिटी में कुत्ते भाई लोग, बिल्लियाँ बहनें, और तुम समझ गए ना, ये सब हमारी कम्युनिटी है। समझ गए। आओ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कम्युनिटी क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इम्पॉर्टेंट, डिफरेंट स्पीशीज़ के, कहाँ पे, कॉमन एरिया के, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये क्या बनाता है, कम्युनिटी। तो आपने शुरुआत कहाँ से की है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से। उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के जैसे बाकी भाई लोग और बहन लोग मिलके क्या बन गई, पॉपुलेशन। क्या कर रहे हैं ये लोग, बच्चे पैदा कर रहे हैं। ठीक। तीसरा, मैं, मेरे आसपास के कुत्ते,
बिल्लियाँ, गाय, पेड़ पौधे, हम सब भी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बच्चे पैदा नहीं कर रहे भाई, याद रखना, स्पीशीज की डेफिनेशन मत भूल जाना, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वी मेक कम्युनिटी, ठीक है। नेक्स्ट आओ इकोसिस्टम। भाई इकोसिस्टम क्या होता है? गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सबके साथ इंटरेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। एट द सेम टाइम मैं सांस ले रही हूँ, मैं पानी पी रही हूँ, मैं प्लांट्स पे डिपेंडेंट हूँ, प्लांट सॉइल पे डिपेंडेंट है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के नॉन लिविंग फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। भाई ये तो डिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है। सांस लिए बिना तुम नहीं रह पाओगे, पानी पिए बिना तुम नहीं रह पाओगे, मिट्टी के बिना तुम नहीं रह पाओगे, तो ज़रूरी है ना ये। तो हमारा इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ बनाता है इकोसिस्टम। समझ रहे हो? देखो क्या बोल रहा है वो, कम्युनिटी इंटरैक्टिंग किसके साथ? नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ, क्या बनाती है? इकोसिस्टम। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो क्या हो गया, अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ, कुछ नहीं है, इसी में ही फैक्टर ऐड कर दो, ये सब इंटरैक्ट कर रहे हैं एयर के साथ, है ना। इन सब को चाहिए पानी, इन सब को चाहिए सॉइल। तो यहाँ तक का, इधर तक तो तुमने इसको क्या डिफाइन किया था? कम्युनिटी, ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ। पर जैसे ही नॉन लिविंग फैक्टर आ गए ये वाले, तुमने इसी को ही क्या बोल दिया? इकोसिस्टम। समझ रहे हो? आई होप यहाँ तक की डेफिनेशंस तो एकदम चकाचक क्लियर चल रही हैं। आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, आ जाओ। अब आते हैं बायोम पे। बायोम बड़ा मतलब ना एकदम, अभी तक के वर्ड्स तो बड़े फेमिलियर लग रहे थे, क्या था अभी तक तो? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम। मैं इंडिविजुअल, मेरे आसपास की जनता मेरी पॉपुलेशन, इनके साथ मैं बच्चे पैदा कर रही हूँ, मेरे आसपास के कुत्ते बिल्ली हम सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिटी बना दी, हम सांस ले रहे हैं, इकोसिस्टम बन गया। बायोम पे आते हैं, अब आ जाओ बायोम सीखते हैं। अब देखो, पहले मैं ना थोड़े इकोसिस्टम्स बनाती हूँ। देखो एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो। जैसे कि अभी अपन ने एक इकोसिस्टम बनाया था, मैंने तुम्हें क्या बताया था? एक इकोसिस्टम ये रहा, ये जो मैंने अभी तुम्हें बताया, दिस इज़ योर वन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम बना दिया मैंने, ठीक है। अब मैं कोटा में रहती हूँ, ठीक है भाई, मेरे कोटा में पानी वानी बहुत है, चंबल नदी है यार, भगवान की दया से चंबल नदी बह रही है। चंबल नदी में भी एक इकोसिस्टम होगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम। आओ जरा देख लेते हैं कैसा एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा। ये रही नदी, है ना। नदी में क्या है? खूब सारा पानी। इस पानी में क्या होंगे? छोटे छोटे तो क्या, बहुत सारे पेड़ पौधे, है ना। पेड़ पौधे के नीचे क्या होगी? मिट्टी विट्टी, तो ये अबायोटिक फैक्टर हो गया, है ना। इसको खा रही होंगी छोटी छोटी मछलियाँ, इनको खा रही होंगी कौन यार, इनको बड़ी बड़ी मछलियाँ खा रही होंगी, लो जी, इनको बड़ी बड़ी मछलियाँ खा रही होंगी, है ना। और क्रोकोडाइल वगैरह भी रहते हैं यार चंबल नदी में। तो यार बहुत शानदार इकोसिस्टम चल रहा है यहाँ पर भी। तो ये तो हो गया मेरा एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल, जिसको मैं बोल सकती हूँ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, बोले तो लैंड का इकोसिस्टम, है ना। और ये जो मैंने तुम्हें अभी एग्जाम्पल दिया, ये हो गया एक एक्वेटिक इकोसिस्टम। समझ गए? फिर मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम होंगे, खाली एक दो ही थोड़ी होंगे ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। आसपास काफ़ी सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम होंगे। सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम एक एरिया में, जैसे अब मैं बात करूँ, मैंने अभी कोटा की बात की, कोटा के आसपास अजमेर है, जयपुर है, ये सब है ना। तो मैं लार्ज स्केल पे बोल देती हूँ ये राजस्थान है, ये सब राजस्थान के पार्ट हैं। तो राजस्थान की एक कॉमन बात होगी, हमारे यहाँ का ऑलमोस्ट एक टेम्परेचर चलता है, हमारे यहाँ की ऑलमोस्ट सॉइल सिमिलर है, हमारे यहाँ का रेनफॉल पैटर्न सेम है, हमारे यहाँ पर ये तीनों पैटर्न सेम होने के कारण एक ब्रॉड एरिया पे ये तीनों चीज़ें सिमिलर हैं। तो छोटे छोटे इकोसिस्टम, ध्यान से सुनना, छोटे छोटे इकोसिस्टम जो एक बड़े से एरिया में हैं, जिनमें एक कॉमन टेम्परेचर देखा जाता है। गर्मी बहुत पड़ती है भाई, हद गंदी गर्मी पड़ती है यहाँ पर, है ना। समझ रहे हो तुम? मतलब अभी तो हम आराम से 50 डिग्री पे पहुँचने वाले हैं, सोचो कितनी गर्मी है।
सॉइल हमारे यहाँ की आसपास की एक जैसी है ना, अपन ये थोड़ी कह रहे हैं कि इतने फलाने एरिया में तो दूसरी सॉइल है, इधर एरिया में दूसरी सॉइल, नहीं, एवरेज हमारे यहाँ की सॉइल एक जैसी है। रेनफॉल पैटर्न क्या सुना है तुमने डेजर्ट एरिया के बारे में? बारिश कम होती है, सुना है ना तुमने? तुमने ऐसा तो नहीं सुना होगा, पता है डेजर्ट एरिया के उस एरिया में तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, उससे जरा से 1 किलोमीटर आगे बढ़ो वहाँ पे मस्त रेनफॉल होती है, ऐसा तो नहीं सुना ना तुमने? तो तुमने एवरेज यही सुना होगा कि डेजर्ट एरिया में रेनफॉल कम होती है। तो बेटा ये पूरा जो मिलाकर बना इसी को हमने बोल दिया बायोम। डेफिनेशन सुनो, एरिया जिसमें सेम टेम्परेचर, सेम सी सॉइल, सेम सा रेनफॉल है, खूब सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम आ रहे हैं, उसी को तुम क्या बोल दोगे? बायोम। और मैंने एग्जाम्पल में भी क्या लिखा है? बायोम। अरे हटाओ इसको। एग्जाम्पल जैसे मैंने तुम्हें बताया अभी, राजस्थान डेजर्ट एरिया का सॉइल्स एक जैसा होगा, रेनफॉल एक जैसा होगा, दंदी कड़ाके की गर्मी, टेम्परेचर एक जैसा होगा। तो ये पूरा मिलाकर जिसमें छोटे छोटे खूब सारे इकोसिस्टम आ गए, दिस इज कॉल्ड एज बायोम। जैसे कि एक एग्जाम्पल है डेजर्ट, एक एग्जाम्पल है ग्रासलैंड, एक एग्जाम्पल तुम पढ़ोगे अभी आर्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा, तो काफ़ी सारे। ठीक, बायोम क्लियर हुआ? और बेटा अल्टीमेटली अब धरती पे आ जाओ, बायोम हो गया, अब ये धरती पे आ जाओ। इसमें पूरी धरती पे रह सकते हो क्या तुम? नहीं रह सकते ना, तो तुमने धरती को भी डिवाइड कर रखा है। अर्थ के जिस पार्ट पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, पार्ट ऑफ अर्थ जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, जिसमें ये सारे बायोम्स आ रहे हैं, उस एरिया को तुम बोल देते हो बायोस्फीयर। रिवाइज करें एक बार, जल्दी आओ, फटाफट ध्यान से सुनो। मैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हूँ, मेरे जैसे और चंटू बंटू मिलाकर पॉपुलेशन बन गई। क्या कर रहे हैं हम? बच्चे पैदा कर रहे हैं। ठीक, हमारे आसपास के गाय भैंस, ट्री, मस्कीटो एंड ऑल, वी ऑल आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, हम कम्युनिटी बन गए। हम सांस ले रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, हम सॉइल पे डिपेंडेंट है, इकोसिस्टम बन गया। खूब सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम एक बड़े से एरिया में, जहाँ पे रेनफॉल एक जैसी है, टेम्परेचर एक जैसा है, और तीसरी चीज़ क्या थी एक जैसी? वहाँ पे एवरेज, देखो ये लिख रहा, वहाँ पे सॉइल एक जैसी है ना? ये सारा मिला के बन गया बायोम। और खूब सारे जो बायोम्स हैं यहाँ पे लाइफ है ना? तो वो सारा मिलाकर अर्थ का पार्ट बन गया बायोस्फीयर। देख लो भाई, यही सारी डेफिनेशन मैंने तुम्हें पढ़ा दी। और अपना पहला डायग्राम जो था वो भी यही, देखो, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। आई होप तुम्हें पहला पॉइंट इकोलॉजिकल हायरार्की क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक का जो बनता है वो है बायोम। देखो, बायोम पढ़ने से पहले एनसीईआरटी की कुछ लाइंस हैं, एनसीईआरटी नहीं दे रखा है। वेरियस लेवल होता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि इन शॉर्ट लाइफ के ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लेवल्स होते हैं। देखो, अगर तुमने वो पढ़ रखा है एवोल्यूशन, है ना, तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद है लाइफ सडनली नहीं आई थी, धीरे 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 पहले तो मॉलिक्यूल्स बने थे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने थे, उन मैक्रो मॉलिक्यूल्स को जोड़ के तुमने सेल बनाई थी, ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बना देता है, टिश्यूज़ मिला के ऑर्गन बना देती हैं, एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और सारे ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ये तो अपन को पता है। बेटा ये सारी चीज़ें तुम आगे के चैप्टर्स में पढ़कर आए हो, है ना? तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़कर आए हो बायोमॉलिक्यूल में, सेल अपने आप में एक चैप्टर है, टिश्यू अपने आप में एक चैप्टर है, ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड आपने अलग अलग बातें पढ़ रखी किंगडम वगैरह में। अब तुम मेनली यहाँ पे ध्यान देने जा रहे हो इनके इंटरैक्शन पे। तो एक्चुअल इकोलॉजी तो यहाँ से शुरू होती है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। क्लियर है? आ जाओ, एनसीईआरटी भी यही बोल रही है। वेरियस लेवल हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, देखो यही लिख रहा है, मैक्रोमोलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। इसके बाद ये फालतू की बातें लिख रही है, तुम पढ़ लेना, कुछ भी नहीं, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। अब डायरेक्टली आओ, इकोलॉजी क्या है? इट इज़ अ सब्जेक्ट जो कि किसके साथ, जो किसको स्टडी करता है? इंटरैक्शन
ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ, ऑर्गेनिज्म का उसके आसपास के एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। इकोलॉजी में आप मेनली सेल वेल से मतलब सेल वेल से कोई दिक्कत आपको मतलब नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करते हो, जो कि पॉपुलेशन बनाता है, जिससे कम्युनिटी बनती है, जिनसे बायोम बनता है और जिनसे तुम फाइनली बायोस्फीयर बनाते हो। क्लियर है दिमाग में? चलें भाई आगे आ जाओ। एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ रहे हैं भाई अपन, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो रुको। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ और मेरे आसपास का एनवायरनमेंट, इसको पढ़ रही हूँ मैं। देखो ये जो पैराग्राफ है मैं तुम्हें पढ़ के समझाती जाती हूँ, बहुत इजी पैराग्राफ है, सुनो। Ecology at an organismic level is essentially physiological ecology। ध्यान से सुनो, जब तुम इकोलॉजी में एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हो, जैसे तुम इकोलॉजी में सपोज करो ह्यूमन को ही पढ़ रहे हो, तो क्या तुमको ह्यूमन की सेल में इंटरेस्ट है? क्या तुम ह्यूमन की बॉडी को पढ़ना चाह रहे हो? क्या ह्यूमन की फंक्शनिंग पढ़ना चाह रहे हो? कुछ नहीं। तुम उस ऑर्गेनिज्म को उस एनवायरनमेंट के रेस्पेक्ट में पढ़ना चाह रहे हो। समझ रहे हो तुम? तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरी बॉडी में ऑर्गन कैसे काम कर रहे हैं, ये सब तुम पढ़ चुके। इकोलॉजी के अंदर आप उसकी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी पढ़ते हैं, समझ रहे हैं? जिसमें आप क्या पढ़ते हो, कैसे एक ऑर्गेनिज्म ने खुद को अडेप्ट किया, कहाँ पे रह रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा। सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही नहीं, रिप्रोडक्शन के लिए भी। तुम्हें समझ आ रहा है बेटा? तुम तो इंसान हो, तुम्हें तो सब फेवरेबल फैक्टर मिल रहे हैं। बाकी ना डिस्कवरी खोल के देखा करो, कितनी मतलब बेचारे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की ना झंड मरी पड़ी रहती है, बहुत ही बुरी वाली। बेचारे पानी के लिए भी तरसते रहते हैं, है ना। सो कैसे उस ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन ने या उस ऑर्गेनिज्म ने उस जगह पे रहने के लिए खुद को अडेप्ट किया, पहली बात। और दूसरा, अडेप्टेशन सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बच्चे पैदा करने के लिए भी। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट ऑन, अब ये फालतू बातें कर रही है एनसीईआरटी कि बचपन में तुमने पढ़ा होगा, तुमने रोटेशन रेवोल्यूशन तो पढ़े ही होंगे, है ना। तुम्हें ये भी पता है कि ये रोटेशन रेवोल्यूशन और इन सब से ही आपका टेम्परेचर आता है अलग अलग जगह का, और सीज़न बनते हैं, तुम्हें पता है ना, सीज़न वीज़न का वेरिएशन आता है, फिर बारिश का पैटर्न इन सब चीज़ों पे डिसाइड होता है। तो बेटा एक जगह का टेम्परेचर कैसा है, दोबारा सुनो, एक बड़ी सी जगह का जिसमें खूब सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम आ रहे हैं, उसका टेम्परेचर, उसका रेनफॉल पैटर्न ही डिसाइड करता है उसका, मतलब एक तरीके से वो बायोम बन गया है ना। अब वो बायोम के एग्जाम्पल दे रहा है और तुम्हें कह रहा है कि बच्चों मैंने तुम्हें एक बहुत सुंदर सा फोटो दे दी है एनसीईआरटी में। अब बहुत सारे बच्चे ना ये फोटो ही याद नहीं करते, बहुत ज़रूरी है ये, इसको कभी छोड़ना नहीं है। ये मत सोचना ओ ये डायग्राम तो चलो बाद में देख लेंगे। ये डायग्राम इतना आसान है कि अभी तुम्हें 2 मिनट में याद हो जाएगा। आ जाओ सुनो, कितने बायोम दे रखे हैं तुम्हें थोड़ा सा मुझे स्क्रीन छोटी करनी पड़ेगी अपनी। यस, हमें कितने बायोम दे रखे हैं यहाँ पर। पहली चीज, आपने एक ले लिया एक्स एक्सिस, एक ले लिया वाई एक्सिस, 2 एक्सिस ले ली। बेटा ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस पे आपको दे रखा है मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, बोले तो रेनफॉल। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, रेनफॉल पैटर्न, ठीक है। और रेनफॉल पैटर्न किस में दे रखा है आपको, सेंटीमीटर में। और इधर वाई एक्सिस पे आपको दे रखा है टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब जो तुम्हें याद करना है कितना आसान है, सुनना। देखो यहाँ से शुरू कर रहे हो तुम, जब आप यहाँ से शुरू कर रहे हो आप जा रहे हो ऐसे -15, -10, -5, 0। बेटा यहाँ तक तो तुम्हें समझ आ रहा है, जो माइनस माइनस चल रहा है वो बहुत ठंडा होगा। तुम्हें पता है ना यार, -0 बोल रही हूँ, सॉरी, -5 डिग्री सेल्सियस कितनी ठंडक होगी, -15 ठंडक, है ना। तो यहाँ से नीचे का सारा टेम्परेचर कैसा होगा, कोल्ड वाला, है ना। अब देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज,
है ना। दूसरी तरफ इधर चलो, यहाँ पे रेनफॉल कैसी हो रही होगी, लेस। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते रेनफॉल कैसी हो जाएगी, ज़्यादा, है ना। अब आओ, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूँगी डेजर्ट से। भाई अपन तो डेजर्ट वाले हैं, तो अपन तो डेजर्ट की बात करेंगे ना। हम तो भाई इधर रखते हैं यार ये कैमरा, इधर रखते हैं, बेटर है। हम अगर डेजर्ट एरिया वाले लोग हैं तो हम तो डेजर्ट की बात पहले करेंगे। तुमने अभी तक डेजर्ट के बारे में क्या सुना है, यही सुना है ना, बारिश कम होती है, गर्मी बहुत ही पड़ती है, मिट्टी भी बड़ी सड़ी है, ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होती, ऑर्गेनिज्म बेचारे अडेप्ट कर करके जिंदा रहते हैं। क्या यहाँ पे तुम्हें हरे भरे बिल्कुल ही मस्त प्लांट दिखेंगे, नहीं, तुम्हें डेजर्ट प्लांट्स की अडेप्टेशन अलग दिखती है। ऐसे ही सुना है ना तुमने, इतना तो सुन ही रखा होगा। तो बेटा आप ध्यान से देखो, सबसे पहला कलर चूज करूँगी मैं, ये वाला। देखो डेजर्ट एरिया दिखा रखा है तुम्हें, ये देखो, ये इतना पार्ट दिख रहा है तुम्हें, ये वाला पार्ट आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो ये बिल्कुल कम टेम्परेचर की साइड है। कैन यू जस्ट सी, ये देखो, ये देखो, अगर मैं नीचे लेके जाऊँ बेटा, यहाँ पे रेनफॉल देखो कितनी कम दिखा रखी है। अग्री कर रहे हो तुम इस बात से, रेनफॉल यहाँ पे कम होती है। आप यहाँ पे देखो टेम्परेचर ऊपर की तरफ ले जा रखा है, ये देखो, ये देखो, टेम्परेचर आपको ज़्यादा दिखा रखा है ना। तो यहाँ हालांकि तुम्हें पता है, अब तुम ये मत बोलना कि डेजर्ट एरिया में बस 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। हम बात कर रहे हैं नॉर्मली, हम ग्लोबल वार्मिंग की बात नहीं कर रहे। आज अगर तुम्हें 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिख रहा है तो बेटा ये ग्लोबल वार्मिंग है, समझ रहे हो। नेचर ने तो सब बढ़िया ही बनाया था, समय के साथ साथ अपन ने ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे आप कैन यू जस्ट सी, रेनफॉल बड़ी कम है, टेम्परेचर बड़ा ज़्यादा है, डेजर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, रेनफॉल कम है, ठंडक बहुत ज़्यादा है, एल्पाइन एंड आर्टिक टुंड्रा, तुम्हें पता है ना, तुम डिस्कवरी वगैरह में देखते हो ना, ये देखो एल्पाइन एंड आर्टिक टुंड्रा, ये देखो नीचे दिखा रखा है। अगर तुम देख पा रहे हो ध्यान से तो बेटा यहाँ पे भी आपको रेनफॉल ज़्यादा नहीं दिखा रखी, देखो रेनफॉल कितनी कम दिखा रखी है। और आप इधर की साइड देखो तो टेम्परेचर भी कम दिखा रखा है। ऐसा ही तो होता है ना। ये देखा जाए तो तुम्हें दो तो याद हो गए, बारिश दो जगह पे कम है, आर्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा में भी बारिश, तुमने देखा कि ये जो ठंडी ठंडी जगह होती हैं यहाँ पे बर्फ़ जमी होती है, यहाँ पे बारिश नहीं होती, यहाँ पे बर्फ़ जमी होती है ना, तो यहाँ पे स्नोफॉल अलग होता है। और डेजर्ट एरिया का रेनफॉल कम है, डेजर्ट एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा है, आर्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा का टेम्परेचर कम है। दो याद हो जाएंगे, मार्क कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आओ, अब आओ डेजर्ट के आसपास ग्रासलैंड। कोई खास बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर ली इन ग्रासलैंड ने। ग्रासलैंड का टेम्परेचर डेजर्ट एरिया जैसा ही होता है, बहुत सारी थर्ड क्लास गर्मी होती है। जैसे तुम अफ्रीका वगैरह के जंगल वंगल को इमेजिन करो जो अपन को डिस्कवरी में दिखाते हैं, वो ग्रासलैंड वाले एरिया हैं जहाँ पे ग्रासेस उगती हैं, जिसमें वो तुम्हें दिखाते शेर छुप छुप के डियर को ढूंढ रहा है। वहाँ पे भी गर्मी तो थर्ड क्लास ही पड़ती है, बस बारिश डेजर्ट एरिया से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, समझ रहे हो। तो ये अगर तुम देखो, मैं इसको मार्क करती हूँ, ये रहा आपका ग्रासलैंड। ये देखो, इस ग्रासलैंड को अगर अपन कलर करें तो बेटा डायग्राम को ध्यान से देखना। देखो ये मैंने कलर कर दिया ग्रासलैंड। कैन यू जस्ट सी, टेम्परेचर रेंज सेम है, मैंने यही तो बोला डेजर्ट के बराबर ही टेम्परेचर होता है, बारिश थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। क्लियर है? हो गए तुम्हें तीन याद? कैसे याद किए तुमने? रेनफॉल कम, टेम्परेचर ज़्यादा डेजर्ट एरिया, रेनफॉल कम, टेम्परेचर भी कम, आर्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा, नीचे पटक दो, है ना। रेनफॉल थोड़ी सी ज़्यादा पर गर्मी बराबर, ग्रासलैंड डेजर्ट के बगल वाला। हो गए तुम्हें तीन याद? अब तो तीन बचे। उन तीन को याद करना कितना आसान है, सुनो। तुमने इतना तो अमेज़ोन के जंगल ये तो सुना ही है, तुम मानते हो ना बेस्ट होते हैं ये। यहाँ पे कितनी मूवीज़ आती हैं यार। अभी कौन सी मूवी आई थी एक, पता नहीं कौन सी, याद भी नहीं आ रही। जंगल क्रूज अगर तुमने देखी हो, कितना शानदार जंगल था भाई।
लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कमी नहीं, पेड़ पौधों की कमी नहीं, मस्त एनवायरनमेंट है ना, बारिश चकाचक होती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है पर बारिश भी बहुत होती है, और अगर टेम्परेचर भी ज़्यादा और बारिश भी ज़्यादा, ये सबसे फेवरेबल जगह है ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो बेटा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में तो इतने मंड भर भर के ऑर्गेनिजम्स है ना, यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन। आ जाओ देखो क्या बोला मैंने तुमको, उसी से डेफिनेशन बैठ रही है। देखो ये रहा तुम्हारा ट्रॉपिकल, थोड़ा यार बड़ा करें, ये देखो दिस इज़ योर ट्रॉपिकल, दिख रहा है तुम्हें ये कलर जो मैंने किया, ये सांप की तरह लंबा सा जो पार्ट है, दिस इज़ योर ट्रॉपिकल। कोने कोने में पड़ा है, ध्यान से देखना आप इसका टेम्परेचर, सॉरी रेनफॉल, दिख रहा है तुमको, सबसे ज़्यादा रेनफॉल ट्रॉपिकल एरिया में ही है। टेम्परेचर भी बेटा एट द सेम टाइम सबसे ज़्यादा यहीं पर ही है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, इसी के चलते यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत डाइवर्सिटी है यार, बहुत डाइवर्सिटी है यहाँ पर, समझ रहे हो। नेक्स्ट आ जाओ, बच्चे ही कितने अब तो, 2 टेम्परेट कॉनिफेरस, मुझे पूरा डायग्राम ही याद हो गया। इधर डेजर्ट, ग्रासलैंड, आर्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा, कोने कोने में सांप जैसा, कैसे याद रखोगे, जंगल क्रूज में बड़े बड़े सांप दिखाए थे, याद आ रहा है वो सांप वाला बंदा है ना, तो सांप ऐसी जगहों पे बड़े 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 मिलेंगे, तो सांप जैसा बड़ा बड़ा सा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। अब आ जाओ टेम्परेट एंड कॉनिफेरस, वैसे मुझे तो याद रह जाता है टीसी से। टीसी तुम्हें पता है क्या था, एक तो वो टीसी ट्रेन वाला होता है, टिकट कलेक्टर है ना, एक तो टीसी वो होता है। एक यार हमारे ना जयपुर में एक टीसी करके बहुत ही शानदार सा लाउंज था, पब लाउंज है ना, बहुत ही शानदार था, तो मुझे तो वैसे ही याद आ जाता है टीसी, टेम्परेट कॉनिफेरस, टेम्परेट कॉनिफेरस, ठीक है। टेम्परेट ज़्यादा, ध्यान से सुनना, टी से टेम्परेचर, टी से टेम्परेट, मैं तुम्हें याद करने का तरीका बता रही हूँ, टी सी। अब तुम कंफ्यूज हो जाओ कि नीचे वाला टेम्परेट है कि ऊपर वाला टेम्परेट है, तो तुम कैसे याद रखोगे, टी से टेम्परेट, टी से टेम्परेचर है ना, तो बेटा अगर मैं बोलूँ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ज़्यादा की तरफ होना चाहिए ना, देखो ऊपर की तरफ तुम्हारा टेम्परेट है, देखो ये रहा, ये दिख रहा है तुम्हें, थोड़ा पीछे भी जा रहा है इधर की साइड, ये लो, ये जो पूरा आपको दिख रहा है व्हाट इट इज, सी टेम्परेचर ज़्यादा और रेनफॉल आपको ऑलमोस्ट वही कॉनिफेरस जितनी मिलेगी, समझ गए। और अब नीचे वाला क्या बचा यार, अब जब सब कुछ ही हो गया तो कॉनिफेरस में तो तुम्हें क्या दिक्कत है, टेम्परेचर टेम्परेट से कम है, रेनफॉल बराबर है, ये लो जी मार्क कर लो, आखिरी भी मार्क कर ही लेते हैं सुंदर कलर से, ये लो, ये रहा हमारा कॉनिफेरस, एकदम सुगला दिया है मैंने डायग्राम को, पर मुझे पता है कि बच्चे, जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़ा इसको, उनको ये डायग्राम याद भी हो चुका होगा। डेजर्ट, ग्रासलैंड, आर्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा, सांप जैसा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेचर ज़्यादा, टेम्परेट, रेनफॉल दोनों में बराबर है, टेम्परेट और कॉनिफेरस में सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस है, नीचे क्या आ गया कॉनिफेरस फॉरेस्ट। हो जाएगा ये डायग्राम याद, ये डायग्राम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ आ सकता है तुम्हें मार्किंग के लिए, समझ गए, तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए, और मेरे हिसाब से तुम कहो तुम्हें याद हो गया है, समझ गए। अब आता है क्या हमें इसके बारे में पंचायती पढ़नी है, समझ रहे हो बेटा, आ जाओ एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। बायोम क्या है, थोड़ा सा छोटा करेंगे, यस, लार्ज इकोसिस्टम बायोम कहलाता है, पता है हमें डेफिनेशन। रीजनल एंड लोकल वेरिएशन, हर बायोम में कुछ अलग वेराइटी का हैबिटेट बनाती है, जैसे डेजर्ट का वेरिएशन अलग है, समझ लो ना तुम, आर्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा का अलग है, तो इससे अलग अलग हैबिटेट बनते हैं, और बेटा जितना हैबिटेट बनेगा उतना अडेप्टेशन होएगा, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट जाओ, ये एनसीईआरटी की लाइन ही चेपी थी मैंने, और कुछ नहीं किया। अब ये बता रहा है खूब सारे इंडिया में भी, यार तुम्हें पता है इंडिया कितनी मस्त जगह है यार, इंडिया में ना आप मतलब तुम अगर पूरी दुनिया नहीं घूम पाओ ना, इंडिया ज़रूर घूमना। इंडिया अपने आप में एक ऐसा कंट्री है जिसमें तुमको सारा मौसम फील करने को मिल सकता है, सारे ऑलमोस्ट बायोम फील करने को मिल सकते हैं। देखो ना यार, तुम ऊपर ही ऊपर जाओ ये हिमालय वगैरह की साइड, तुम्हें मस्त आराम से आर्टिक एल्पाइन टुंड्रा वाली फीलिंग आएगी।
इधर आ जाओ तुम अपने राजस्थान एरिया में, डेजर्ट मिलेगा तुमको, है ना। फिर इधर चल जाओ तुम, ये आसाम, वेस्ट बंगाल, इधर साइड ट्रॉपिकल वाला एरिया फील देगा, है ना। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इंडिया एक इतना शानदार कंट्री है भाई, सारा बायोम फील करने को तुम्हें मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो कुछ घूमो ना घूमो, इंडिया जरूर घूम लेना। देखो इंडिया के एग्जाम्पल दे रहा है, डेजर्ट राजस्थान, रेन सोक्ड मेघालय, डीप ओशियन स्ट्रेंचेस, टोरियंशियल स्ट्रीम, परमाफ्रोस्ट पोलर रीजन, ये भी तो है अपने पास ऊपर टॉप के, ये हिमालय वगैरह, थर्मल स्प्रिंग भी है, स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट, इवन वो कह रहा है तुम्हारा पेट अपने आप में एक बहुत बड़ा हैबिटेट है माइक्रोब्स के लिए। चलें आगे आ जाओ। अब बेटा पहले के टाइम पे इस बायोम वाले टॉपिक से ना बहुत डिटेल में क्वेश्चन चल जाते थे, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चल जाता था पहले क्वेश्चन, अभी नहीं जाएगा, है ना। तो अभी तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम किसी कोचिंग का मॉड्यूल खोल के बैठ रहे हो तो तुम्हें बायोम्स का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। डिस्क्रिप्शन मैंने भी लिखा है यहाँ पर, इफ़ यू वांट मैं देखो तुम्हें एक बार रीड भी करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिस्क्रिप्शन नहीं आने वाला। नेक्स्ट एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि क्या एग्जाम में ये जो आपको डायग्राम दे रखा है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ एल्पाइन एंड आर्टिक टुंड्रा का टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितना होता है, रेंज बताओ। ऐसा क्वेश्चन बना नहीं है, है ना। पर अगर बन भी जाए और बच्चों तुम्हें दिमाग में डायग्राम है तो तुम कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, बायोम से बहुत कोई खतरनाक डायग्राम मतलब खतरनाक क्वेश्चन नहीं आने वाला है। फिर भी फॉर योर सेफ्टी मैंने इनकी डेफिनेशंस मतलब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, मैं फटाफट रीड कर देती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाओ जल्दी से देखो। टुंड्रा बायोम, तुम्हें पता है ठंडी जगह की बात हो रही है, तो बर्फ़ और आइस तो होएगी। रेनफॉल मैंने तुम्हें बता ही दिया कम होगी। बेटा जहाँ पे रेनफॉल कम है, टेम्परेचर कम है, भाई पेड़ तो नहीं उग सकता, तो यहाँ पे कोई आपको बड़ी बड़ी खेती बाड़ी नहीं दिखेगी। इसको आप आर्टिक डेजर्ट भी बोल सकते हो। बोले तो एक तरीके से डेजर्ट हो गया ना, डेजर्ट का मतलब यही तो होता है, समझ रहे हो। एक मिनट। फिर वेजिटेशन लाइक इन मॉसेस ग्रासेस, ये तो तुम्हें पता ही है ना, और मेरे हिसाब से काफ़ी है। आ जाओ, ये वाला जो है पार्ट ये मैंने पूरा लिख रखा है, एक बार रीड कर लेना, मैंने पूरा पढ़ा दिया है, कोई वो नहीं है ना। सेम ही चीज़ को बार बार रीड करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। सो ये वाला पार्ट एक बार इफ़ यू वांट आई कैन शेयर इट विद यू। बाकी जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया है उतना ही इम्पॉर्टेंट है ना। इसके अलावा आई होप आज की क्लास का ये वाला पार्ट तो बहुत अच्छे से समझ आ चुका है, बायोम वाला पार्ट। एक छोटा सा पार्ट जो अपना एनसीईआरटी का आखिरी पैराग्राफ रह गया वो पढ़ लेते हैं। की एलिमेंट जिसके कारण वेरिएशन आता है, भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवोल्यूशन, सब वेरिएशन पे डिपेंडेंट है। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि वेरिएशन लाते हैं, तुम्हें पता है भाई, टेम्परेचर है ना, लाइट, सॉइल, वाटर, सारे एबायोटिक फैक्टर हैं। तो कतई तुम वेरिएशन नहीं ला रहे, तुम्हारे आसपास की चीज़ें वेरिएशन ला रही है जिसके कारण तुम्हारे अंदर वेरिएशन होता है, ठीक है। एक और हमारी एनसीईआरटी ने लाइन लिख रखी है, फिजिको केमिकल बोले तो अबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर दोनों मिलाकर एक कैरेक्टराइज करते हैं हैबिटेट को। ये एनसीईआरटी की लाइन है, कोई बड़ी बात नहीं। और एक और बहुत ज़रूरी बात, नेचुरल सिलेक्शन, उसमें अपन पढ़कर आए हैं, है ना। एवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे बढ़िया जो इस जगह पे रह पाएगा वही सेलेक्ट होगा। तो नेचर सिर्फ उसी को सेलेक्ट करती है जो सबसे बढ़िया होता है इस जगह के लिए। और उस बढ़िया ने कैसे अडेप्टेशन कर लिया, वो ऑब्वियसली बात है उसका सर्वाइवल इंक्रीज करेगा। और बेटा जो सर्वाइव करेगा वही तो बच्चे पैदा करेगा, मरता हुआ बंदा क्या बच्चे करेगा, समझ रहे हो। सो नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन दोनों सर्वाइवल बढ़ाती हैं। जब जिंदा रहोगे तो ज़्यादा बच्चे कर पाओगे, तभी तो यार इंसानों की तादाद बढ़ती जा रही है। हमारा ना नेचुरल सिलेक्शन तो मारो गोली, अडेप्टेशन मारो गोली, हम तो राज ही करने लग गए, समझ रहे हो। तो यही सारा बात हमारे एनसीईआरटी के इतने पैराग्राफ में लिखा है। आखिरी बात, ये 4 फोटो दे रखी है एनसीईआरटी ने, है ना, इंडिया के बारे में। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट मेरा मानो तो याद रखो। देखो ये सी वाला तो डेजर्ट दिख भी रहा है देख कर ही, है ना। ये वाला तुमको सी कोस्ट दिख रहा है क्योंकि ये दिख रहा है यार पानी वानी। इन दोनों को देख लो आप, एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मस्त, है ना।
और ये है आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट। कोई डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़नी, बस मैंने तो तुम्हें डायग्राम बता दिया। सो इसके साथ ही आज की क्लास का इम्पोर्टेंट पार्ट कंप्लीट। आई होप तुमको समझ आया होगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, बने रहो और जल्दी से वापस से इसकी क्लास बनाएंगे। होप तुम्हें टॉपिक समझ आया। अगर समझ आया तो लाइक भी करो, एज वेल एज कमेंट तो किया करो यार, मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।